हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ कंट्रोलिंग। छोटा सा आसान सा चैप्टर है, एक ही वीडियो में कवर करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो आ जाइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोलिंग है क्या। देखो, आप लोगों को अब तो ये चीज़ रट चुकी होगी कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। बताओ कौन से। सबसे पहले प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। ठीक है, अब हमने प्लानिंग में क्या किया? प्लानिंग में हमने अपने प्लान सेट किए, हमने गोल्स बनाए। अब जब आप एक्चुअली में काम करोगे, जब काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको कंपेयर करना है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान्स के साथ। ये क्या है? कंट्रोलिंग। मतलब अगर आपने टारगेट बनाया था कि हमें टर्म 1 में 40 on 40 लेने हैं, आपने मेहनत की, पढ़ाई की, आपके आए 35। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करोगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस रह गया, वो 5 मार्क्स का डिफरेंस रह गया। हो सकता है हमने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दिया हो सकता है हमें कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। तो जो भी चीज़ थी उसके लिए आप एक्शन लोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे कि नेक्स्ट टाइम यानी कि टर्म 2 में हमारे 40 on 40 आए, जो कि तुम लोग के आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये किस में आता है? कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग बेसिकली है क्या कि आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, और अगर कोई भी डेविएशन, कोई भी डिफरेंस आता है तो उसको रेक्टिफाई करना है। ये सब क्या है? कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग कब पॉसिबल होगा? अगर हमने अपना प्लान सेट किया होगा तभी। कंपेयर किससे करोगे? अगर प्लान्स बनाए होगे तभी तो कंपेयर करोगे। तो इसलिए कंट्रोलिंग के लिए क्या जरूरी है? प्लानिंग। ठीक है, समझ में आया कि कंट्रोलिंग है क्या। अब डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपने देखा होगा कि यार जितने भी अभी तक हमने फंक्शंस पढ़े हैं, फिर वो चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग, सबका मकसद क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाए। आप कंपेयर जब करोगे अपनी परफॉर्मेंस को प्लान्स के साथ, तो उसका मकसद क्या है कि आप अपने गोल तक पहुंच सको। अगर कोई भी डेविएशन रहता है, कोई भी डिफरेंस आता है, तो उसे करेक्ट करके आप अपने गोल को अचीव कर सको। तो मोटिव क्या है? इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है। सेकेंड इज इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल है, चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई एनपीओ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो हर जगह कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह कंट्रोलिंग नेसेसरी है। ठीक है। इसके बाद इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब कंट्रोलिंग चलता रहता है। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, टारगेट सेट करोगे, उन्हें अचीव करोगे, काम करोगे, तो कंपैरिजन भी तो करना है। तो कंट्रोलिंग चलता रहता है। ठीक है, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, कंट्रोलिंग भी चलता रहता है। क्लियर हुआ? इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, बैकवर्ड लुकिंग कैसे है कंट्रोलिंग? ये चीज़ हम लोगों ने प्लानिंग में ही पढ़ी थी कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर के लिए ही तो एडवांस में प्लानिंग करते हो। कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? देखो, कंट्रोलिंग हम करते कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है अपने प्लान्स के साथ। तो आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, आपको अपनी पीछे जो हमने टारगेट सेट किए हैं उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए इट्स अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। ठीक है। और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि आपका मोटिव क्या है? अपने गोल को अचीव करना। कोई भी डेविएशन आएगी तो उसको करेक्ट करके आप अपने गोल को अचीव करोगे। ठीक है, तो यानी कि आपको आगे का भी सोचना है। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट्स थे एंड आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो चलो अब डिस्कस करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट पॉइंट इज अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी कि जब आप कंट्रोलिंग करते हो, मतलब जब आप कंपेयर करोगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, तो वहाँ पे डेविएशंस अगर कुछ आती है, कोई भी डिफरेंस होता है, तो आप उसे रिजॉल्व करोगे। रिजॉल्व करने का मकसद क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सको। ठीक है, तो जब सब कुछ आप चेक करके चलते हो, मॉनिटर करके चलते हो, तो उससे आपका जो गोल है, जो टारगेट है, वो अचीव होता है। ठीक है। सेकंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। यानी कि कंट्रोलिंग के थ्रू आपको पता चलता है, आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जितने भी स्टैंडर्ड्स यानी कि आपके टारगेट्स, आपके प्लान्स जो सेट किए हैं, वो कितने एक्यूरेट हैं। ठीक है, वो चीज़ आप पता लगा सकते हो कि आपने जितने भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं, क्या वो एक्यूरेट थे भी या नहीं। ठीक है, क्लियर? इसके बाद मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जब आप कंट्रोलिंग करोगे, सब कुछ मॉनिटर करके चलोगे, तो उससे आपकी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ही पता है कि आपको अपने जो गोल्स हैं, जो आपने पहले सेट किए, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। तो वो किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं करेंगे, किसी भी तरह का डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, कॉस्ट भी कम आएगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एफिशिएंसी यानी कि कम कॉस्ट पे ज़्यादा काम हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। यानी कि
जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम करते रहेंगे और कुछ किसी भी तरह का कंट्रोल सिस्टम ही नहीं होगा, यानी कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको कोई बताने वाला भी नहीं है, तो उस केस में परफॉर्मेंस हिंडर होगी। बट अगर एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है तो उस केस में अगर एक एम्प्लॉय कुछ गलत भी करता है तो उसे बताने वाला होगा, वहाँ पर उसे गाइडेंस मिलेगी। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसे वहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाएगी। ठीक है। इसके बाद इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंट्रोल सिस्टम होता है तो उससे आप देख सकते हो एक एम्प्लॉय की हर एक एक्टिविटी पे आप नज़र बना सकते हो। डिसिप्लिन मेंटेन होता है, बहुत अच्छे सब कुछ सिस्टमैटिक मैनर में चलता है, किसी भी तरह का डिसऑनेस्ट बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, यानी कि कंट्रोलिंग के थ्रू जब आप कंपेयर करते हो, सब कुछ मॉनिटर करके चलते हो, चेक करके चलते हो, तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है, वो सब आपस में मिलकर काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। क्लियर, सिंपल पॉइंट्स थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस, और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आज कंट्रोलिंग प्रोसेस में केवल आपको 5 स्टेप समझने, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसके बाद कंपैरिजन, देन एनालाइजिंग डेविएशंस, और लास्ट आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब इन्हें वन बाय वन समझते हैं, छोटे से टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप आता है आपके पास सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि सबसे पहले आपको अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं, आपको गोल सेट करने हैं, तभी तो कंपैरिजन करोगे। अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो कंपैरिजन किससे करोगे? तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स बनाओ। ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिव भी होने चाहिए और क्वांटिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव यानी कि जो न्यूमेरिक फॉर्म में, जिनको आप मेजर कर सकते हो कि हमें अपनी सेल इतने % बढ़ानी है, हमें अपना प्रॉफिट इतना % बढ़ाना है, हमारा कॉस्ट इतना आना चाहिए, तो ये किस में आता है? क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, आपके एम्प्लॉइज का मोटिवेशन लेवल, रेप्यूटेशन, ये किस में आता है? क्वालिटेटिव में। ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव भी होने चाहिए और क्वालिटेटिव भी होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब सपोज मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे आज सपोज 5 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। और मैंने रिकॉर्ड की केवल 3 वीडियो, तो अब मैं मेजर करूंगी कि मैंने एक्चुअल में कितना अच्छा काम किया है या कितना नहीं किया है। वो किस में आता है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपको देखना है कि आपने कितने अच्छे से अपना काम किया है। ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यही तो मेन चीज़ है कंट्रोलिंग की, कि अब आपको कंपेयर करना है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, कि अगर मैंने सोचा था कि मुझे 5 वीडियोस बनानी है, मैंने बनाई केवल 3 वीडियोस, तो जो 2 डिफरेंस रह गया है, तो कंपैरिजन करना है। ठीक है। कंपैरिजन कर लिया, अगर आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल आया किसके? टारगेट्स के, कि मैंने सोचा था मुझे 5 वीडियोस बनानी है और मैंने 5 वीडियोस ही बनाई, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। बट अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। वो क्या है? सब उसके बाद आता है आपके पास पॉइंट एनालाइजिंग डेविएशंस। अब आपको देखना है कि जो भी डिफरेंस रह गया, जो डेविएशन है, वो क्यों रह गई, क्या कारण रहे। ठीक है। तो एनालाइजिंग डेविएशन में आपको उन डेविएशंस को समझना है। इसमें आपको 2 पॉइंट समझने होते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का ही सबसे पहले दूसरा नाम है मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन अपने बस की रिजल्ट एरियाज KRAs पे फोकस करना है, यानी कि जो चीज़ें, जो डेविएशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को रोक सकती हैं, आपको केवल उन पे ही फोकस करना है। ठीक है। कि सपोज मेरा टारगेट था कि मुझे अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% से बढ़ाना है। ठीक है। तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाहे कॉस्ट कितनी ही बढ़ जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट जो मेरा प्रॉफिट है वो 20% से बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना है, तो वो किस में आता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि आपको अपने की रिजल्ट एरियाज पे ही फोकस करना है। ठीक है। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है? इसी का दूसरा नाम है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, यानी कि आपको एक लिमिट सेट करनी है, और अगर उस लिमिट के बाहर कुछ भी जाता है तो आपको उन डेविएशंस को किसके नोटिस में लाना है? टॉप लेवल के। कि सपोज मैंने बोला कि मेरा टारगेट है कि मुझे अपना प्रॉफिट 20% से बढ़ाना है, और अगर मेरा प्रॉफिट सपोज 15% भी बढ़ गया तो भी ठीक है, 15% या उससे ज़्यादा हुआ तो ठीक है, बट अगर 15% से कम रहा तो मुझे उसे नोटिस में लेके आना पड़ेगा टॉप लेवल के। ठीक है। अब मैंने काम किया, मेहनत की, और मेरा प्रॉफिट सपोज बढ़ा केवल कितना? सपोज 5%। ठीक है। सोचा था 20%, बढ़ा केवल 5%, तो ये तो बहुत गलत है।
तो इसके अगेंस्ट मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, इस पे इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है कि आपको एक लिमिट सेट करनी है, उस लिमिट के अंदर अगर सब कुछ है तो ठीक है, उससे इग्नोर करो, बट अगर लिमिट से कुछ भी बाहर जा रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या था कि अगर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने की रिजल्ट एरियाज पे ही फोकस करना है जो कि ज़रूरी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। ओके, ये कर लिया। फिर लास्ट आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब आपको एक्शन लेना है, उन्हें जितनी भी आपकी डेविएशंस हैं उनको करेक्ट करने के लिए स्टेप्स लो। अगर कुछ भी डेविएशंस नहीं है तो सही है, उस केस में किसी भी करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर? सही है, सिंपल सा प्रोसेस था। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, फिर मेजर करना है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, इसके बाद कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान्स के साथ, देन डेविएशन को एनालाइज करो जिसमें 2 पॉइंट्स हैं। कोई भी आप ऑप्शन को यूज़ करके डेविएशन को एनालाइज कर सकते हो। पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके बाद लास्ट क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उन्हें रिजॉल्व करने के लिए, उन डेविएशंस को दूर करने के लिए आपको एक्शन लेना होगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, और बहुत छोटा सा आसान सा चैप्टर था, एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसकी बुक से रीडिंग करो, चैप्टर को प्रिपेयर कर लो, सफिशिएंट टाइम है। अब तो एग्जाम भी आपके अप्रैल एंड से हैं, तो बहुत टाइम है, बहुत आसानी से बहुत अच्छा तुम लोग स्कोर कर सकते हो। बस 6 चैप्टर आ रहे हैं वो भी, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ भी इशू आता है इस चैप्टर में तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।